नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ अजीत और इस वक्त बड़ी खबर, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ है। हमले के कारण एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिलिट्री एयरबेस पर आतंकी हमले के चलते कई विमान एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। स्पाइस जेट के विमान को भी रोका गया था, लेकिन अब उसने उड़ान भर दी है। ये बताया जा रहा है कि तालिबानी आतंकियों ने एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, पर जिस तरफ से ये रॉकेट दागे गए हैं, एयरपोर्ट की उसी साइड से दुबई, नई दिल्ली और इस्तांबुल के लिए विमान उड़ान भरते हैं। काबुल पुलिस के मुताबिक रॉकेट दागे जाने से उस एक हिस्से में आग लग गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये हमला। समीर दीक्षित हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। समीर, अब ताजा जानकारी क्या मिल रही है? जिस हिस्से में ये रॉकेट दागे गए थे, इसके बाद उस दिशा में पुलिस ने क्या जांच पड़ताल की है? क्या कुछ था? किधर से ये हमला हुआ? कौन से लोग थे इसके पीछे? जी अजीत, बेहद अहम सवाल है ये मामला सुबह का है, जब 11 बजे स्पाइस जेट की फ्लाइट स्केड्यूल्ड थी। उसका निश्चित उस समय उसको उड़ान भरना था, लेकिन उसके पहले तकरीबन 10:30 बजे काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला होता है। और जिस तरीके से ये हमला किया जाता है, उसमें बताया यही जा रहा है कि निशाना मिलिट्री बेस को बनाए जाने की कोशिश की गई थी आतंकवादियों द्वारा, लेकिन उसके चलते जो सिविलियन एयरपोर्ट है, जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से उसको तुरंत बंद कर दिया गया। सारे फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल कर दिए गए और इसी में स्पाइस जेट का जो फ्लाइट थी, जिसको 11 बजे उड़ान भरनी थी, उसको भी तुरंत रोक दिया गया। और चूंकि ये एक आतंकवादी हमला था जिसमें 2 रॉकेट दागे गए थे, लिहाजा मिलिट्री तुरंत हरकत में आई और उसने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद अभी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। और जैसे कि स्पाइस जेट के अधिकारियों से हमारी बात हो रही है, हमारे सूत्र लगातार जिस तरीके की जानकारी हमें दे रहे हैं, किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है, लेकिन फ्लाइट अभी जो वो स्टैंड बाय मोड में है और अगले कुछ पलों में वो वहां से उड़ान भरेगी दिल्ली के लिए। 11 बजे इसको उड़ान भरना था और दिल्ली के लिए इसको चूंकि फ्लाइट को आना था, लेकिन आतंकवादी हमला होने के चलते ये काफी डिले हो गया है। सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती इस वक्त काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है, क्योंकि न केवल स्पाइस जेट, न केवल भारतीय विमान, बल्कि तमाम विदेशी एयरलाइंस भी सीधे तौर से इसकी चपेट में आई हैं। उनके भी फ्लाइट ऑपरेशन रद्द किए गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अजीत, अगर इस आतंकवादी हमले के बाद अगर किसी को पहुंचा है, तो वो गल्फ कंट्री की एयरलाइंस है, जिसमें एमिरेट्स एयरलाइन है, अबू धाबी की जितनी एयरलाइन है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान ऑपरेशन के लिहाज से पहुंचा है। लेकिन समीर, अभी क्या स्थिति है? क्या एटीसी वहां का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस दिशा में अब पहल कर पा रहा है कि सभी जो फ्लाइट्स हैं वो अपने टाइम पर ही यहां से उड़ान भरें? अजीत, इस वक्त जिस तरीके की स्थिति है, वहां तक कोशिश यही की जा रही है कि जितने स्ट्रैंडेड फ्लाइट्स हैं, यानी जितनी फंसी हुई फ्लाइट्स थी और जितने फंसे हुए यात्री थे, सबसे पहले उन्हें रवाना किया जाए वहां पर। और चूंकि वहां पर न टेक ऑफ न लैंडिंग की परमिशन थी, तो अब सबसे पहले जितनी फ्लाइट्स वहां पर फंसी है उनको प्रायोरिटी दी जा रही है कि इनको पहले उड़ान भरने की अनुमति दी जाए, जिसमें गल्फ कंट्री और भारत के लिहाज से स्पाइस जेट प्रमुख है। और स्पाइस जेट की फ्लाइट अगले ही कुछ पलों में वहां से फ्लाइट भरेगी सीधा दिल्ली के लिए, और इसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन फ्लाइट्स को लैंड करना था उनकी लैंडिंग हो पाए। लेकिन जिस तरीके का ये आतंकवादी हमला है, मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया था, ये अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती यहाँ पर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और जिस तरीके के वहां पे हालात है वो बेहद चिंताजनक है। जी, सवाल है कि अब जो जांच पड़ताल होनी चाहिए, जो तफ्तीश होनी चाहिए, उस दिशा में क्या कुछ किया जा रहा है और इस दिशा में क्या अब तक मालूमात है? क्या अंदेशा लगाया जा रहा है? किनका हमला था? किस कारण से हमला था? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? किसी तरह का सुनियोजित षड्यंत्र था? यहाँ जो अंदरूनी कारण है अफगानिस्तान के, वो जिम्मेदार थे या कोई बाहरी कारण इसके पीछे था? क्या अब तक दिशा मिल पाई है इस जांच को? अजीत, सवाल बेहद अहम है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो आपके सवाल हैं, बेहद अहम सवाल आपने यहाँ पर उठाया है। लेकिन जिस तरीके की हमारी बातचीत हो पाई है जितने भी फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं, तो उनसे यही पता लग पाया है कि वहां पर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फौरी तौर पर यह है कि जितनी भी फ्लाइट्स इस वक्त फंसी हैं उनको उड़ान भरने दिया जाए, सुरक्षित उनको टेक ऑफ और लैंडिंग करवाई जाए। दूसरा जो आपका सवाल है कि आखिर ये हमला किसने और कैसे और किस तरीके से इसको अंजाम
अंजाम दिया गया, तो जाहिर बात है सबसे बड़ा जिस तरीके से अंदेशा निकल कर आ रहा है कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, आतंकवादी गतिविधियां वहां पे काफी हद से ज्यादा है, जिसको रोक पाने में वहां की सरकार और बाहरी सारी गतिविधियां नाकाम साबित हुई हैं। तो अंदरूनी जो वजहें हैं वो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल पर तल्ख टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ये हिदायत भी दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। दहेज के मामलों में एफआईआर होते ही तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इस मामले पर निर्देश दिया है, लेकिन कुछ महिला संगठनों का ये मानना है कि इस तरह के निर्देश से महिलाओं के लिए इस बने कानून को कमजोर किया जा सकता है, ये कानून कमजोर हो सकता है। दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दहेज विरोधी कानून पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं। दहेज से जुड़े मामलों में सिर्फ जरूरी होने पर ही हो गिरफ्तारी। राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दहेज प्रथा विरोधी कानून का मिसयूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में बड़ी तादाद में की जाने वाली गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के लिए निजी आजादी और सामाजिक व्यवस्था के बीच बैलेंस रखना जरूरी है। अदालत ने कहा कि दहेज प्रताड़ना से जुड़ा मामला गैर जमानती है, इसीलिए लोग इसे हथियार बना लेते हैं। दहेज प्रताड़ना के ज्यादातर मामलों में आरोपी बरी होते हैं और सजा दर सिर्फ 15% है। कोर्ट ने पुलिस को यह हिदायत भी दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है, उनमें गिरफ्तारी सिर्फ इस कयास के आधार पर नहीं की जा सकती कि आरोपी ने वो अपराध किया हो। गिरफ्तारी तभी की जाए जब इस बात के पर्याप्त सबूत हो कि आरोपी के आजाद होने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। वो कोई और क्राइम कर सकता है या फरार हो सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता की शादी 1 जुलाई 2007 को हुई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि आरोपी 8 लाख रुपए की मांग कर रहा है, साथ ही कार और एसी की मांग की जा रही है। इसके बाद आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जो ये जजमेंट आया है ये उन सारे एफआईआर और सब्सिक्वेंट इवेंट्स में डिपेंडेंट है कि जहाँ भी 7 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट है और उससे कम है, तो कोई भी अरेस्ट एकदम से पुलिस नहीं कर सकती है। पहले उसे रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। वो रीजन्स मजिस्ट्रेट को देगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। मजिस्ट्रेट उन्हें एवेल्युएट करेगा। वो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है दीज रीजन्स आर करेक्ट एंड वैलिड टू मेक ए अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, तो वो परमिशन देगा अरेस्ट करने के लिए। लेकिन वहीं कुछ महिला संगठनों का मानना है कि इस तरह के निर्देश से महिलाओं के लिए बने कानून कमजोर होंगे। जब इतना ज्यादा क्राइम है औरतों के विरोध में, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसी कानून को आप कमजोर कर लेंगे तो फिर आपने अरेस्ट की धारा ही क्यों रखी है? आपको उस धारा को ही हटा देनी चाहिए। आप किसी को मत अरेस्ट कीजिए। और ये 498A में ही क्यों, जो माओवादी के नाम पे प्रिजनर्स को अरेस्ट करते उसमें भी दीजिए ना 2 हफ्ते का समय। आप टेरर के नाम पे जो करते उसमें भी दीजिए ना 2 हफ्ते का समय। ये क्या है? जब आपने तो क्या आईपीसी की धारा ही बदल डाली, सीआरपीसी की धारा ही बदल रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाल के दिनों में वैवाहिक विवाद में इजाफा हुआ है। शादी जैसी संस्था प्रभावित हो रही है। दहेज प्रताड़ना कानून इसलिए बनाया गया कि महिलाओं को प्रताड़ना से बचाया जा सके, लेकिन कई बार लोग इसे गिरफ्तारी का हथियार बना लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश पर सीनियर एडवोकेट माजिद मेनन ने क्या कहा है, ये सुनते हैं। हम शुरू से ये बात कहते चले आए हैं कि
कानून अगर कोई बनाया जाता है किसी सुधार के लिए, तो जितना उसका सुधार का प्रभाव होता है उससे ज्यादा उसके दुरुपयोग का प्रभाव हो जाता है। कभी कभार जब ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है तो फिर बहुत ही गंभीरता के साथ उस कानून के बारे में विचार करने की आवश्यकता होती है। और हमारी उच्चतम न्यायालय ने अक्सर ये बात कही, और अभी जो कल उन्होंने जो बात कही है, जो बार बार मैं दोहराता आया हूं, वो ये कि गिरफ्तारी जो होती है किसी भी फौजदारी मामले में, वो शिक्षा के तौर पर नहीं होती। वो आरोपी को किसी तरह की पीड़ा या तकलीफ या दुख या सजा देने के तौर पर नहीं होती। वो सिर्फ तफ्तीशी कार्रवाई की मदद के लिए होती है, या सिर्फ इसलिए होती है कि अगर वो शख्स जिसने गुनाह किया है वो दोबारा गुनाह न करे, या वो गुनाह को कंटिन्यू न करे, और या फिर वो इंसाफ के दायरे से बाहर हो जाए। यही कारण है जिनकी वजह से किसी को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जाता है, वरना हिरासत में रखना या गिरफ्तार करना सजा का कोई हिस्सा नहीं होता। ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में दहेज उत्पीड़न का एक अलग ही मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने दहेज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। इंदौर के सुंदरनगर के रहने वाले 27 साल के रवि परमार की बात है। अपनी पत्नी और उसके घर वालों के दहेज के आरोपों से वो काफी परेशान था। अपने परिवार और खुद पर लगे दहेज मांगने के आरोपों पर इंसाफ के लिए रवि ने पुलिस से मदद भी चाही, पर हर कहीं से मदद नहीं मिलने पर आखिरकार रवि ने खुदकुशी का रास्ता चुन लिया। इन सब बातों का रवि ने अपने सुसाइड नोट में भी जिक्र किया है। और अगर एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो दहेज के महज 15% मामलों में ही सजा हुई है। 93% मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है। 15% मामलों में दोष साबित हुआ है। 2012 में देश भर में सेक्शन 498A में 1,97,000 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि साल 2012 में दहेज विरोधी कानून के तहत 50,000 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई। दहेज से जुड़े 3,72,000 केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में दहेज हत्या के 8,083 मामले सामने आए। दहेज हत्याओं के मामलों में यूपी नंबर पर है। यूपी में 2,335 मामले सामने आए। 1,182 मामलों के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। दहेज हत्या के 776 केस के साथ मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। दहेज हत्या की दर का राष्ट्रीय औसत 1.36 है, जबकि यूपी में ये 2.36 है। और क्या है दहेज उत्पीड़न कानून, ये बताते हैं आपको। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा 498A एक आपराधिक कानून है। 1983 में संसद ने दहेज उत्पीड़न कानून पास किया। दहेज के लालच में महिला के साथ क्रूरता और हिंसा करने पर धारा 498A के तहत सजा का प्रावधान क्रूरता के मायने हैं। औरत को आत्महत्या के लिए मजबूर करना, उसकी जिंदगी के लिए खतरा पैदा करना, दहेज के लिए सताना और हिंसा इस कानून के अंतर्गत आता है। और आइए अब आपको बताते हैं दहेज उत्पीड़न कानून 498A की परिभाषा है क्या। पति या एक महिला के पति के रिश्तेदार होने के नाते क्रूरता को ऐसी महिला विषयों जो कोई भी 3 साल तक का हो सकता है और ये भी ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। अपराध संज्ञेय, गैर मिश्र योग्य और गैर जमानती है।
सिर्फ दहेज विरोधी कानून का ही देश में गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसे कई और भी कानून हैं जिनके बेजा इस्तेमाल के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपनी टिप्पणी में ये कहा था कि रेप और आपसी सहमति से संबंध में काफी अंतर होता है, जिसे समझना चाहिए। इस मामले में एक महिला ने आरोपी युवक के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब दोनों में आपसी विवाद के चलते अलगाव हो गया तो रेप का मामला दर्ज करवा दिया। कोर्ट ने आरोपी युवक को जमानत देते हुए कहा कि कई मामलों में ये बात सामने आई है कि अपने मित्र से संबंध टूटने के बाद उसके खिलाफ रेप का फर्जी मामला दर्ज करवाकर प्रेमी को प्रताड़ित किया गया। अक्सर मामले इसलिए भी दर्ज करवा दिए जाते हैं ताकि मित्र पर शादी के लिए दबाव बनाया जा सके। ऐसे ही कुछ मामले SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के भी सामने आए हैं। हाल ही में चंडीगढ़ जिला अदालत ने इस एक्ट के तहत एक आरोपी को बरी करते हुए कहा कि SC/ST एक्ट की आड़ में निजी रंजिश और स्वार्थ साधे जा रहे हैं, इन्हें खत्म किए जाने की जरूरत है। इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए केंद्र सरकार ने SC/ST कमीशन बनाया है। SC/ST कमीशन में 2011 में लगभग 1600 शिकायतें आईं, जिनमें सिर्फ 1.5% शिकायतें ही सही पाई गईं।